Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the concept of the factors determining the size of market. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर मार्केट के साइज को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं या किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मार्केट का साइज डिटरमाइन किया जाता है। कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स यहां मैंने डिस्कस किए हैं। द फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ डिमांड। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट इट्स मार्केट, दैट इज द नेचर ऑफ डिमांड। Either the demand for the commodity will be more or it will be on the average level or it will be less. If the demand for the commodity is more, then its market will also be more extensive. यानी कि अगर मार्केट में किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा है तो वो मार्केट भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होगा, और अगर डिमांड मॉडरेट है या डिमांड कम है तो उस केस में मार्केट का साइज भी स्मॉल होगा या एवरेज लेवल पर मार्केट का साइज डिसाइड किया जाएगा। तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। द सेकेंड वन इज द ड्यूरेबिलिटी। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी, वेदर द commodity is perishable or it is durable. If the commodity is durable, then its market will be wide. और यदि commodity perishable कैटेगरी में आती है तो इसका जो मार्केट होगा वो उतना वाइड नहीं होगा जितना ड्यूरेबल कमोडिटीज का मार्केट होता है। तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मीन्स कमोडिटी को कैरी करना कितना ज़्यादा आसान है। यानी कि अगर वेट की बात करी जाए, एवरी कमोडिटी विच आर लेस इन वेट बट हैव हाई वैल्यू गेट मोर पोर्टेबिलिटी एंड सच कमोडिटीज हैव वाइडर मार्केट। मतलब हम उन कमोडिटीज की बात करते हैं जिनका वेट बहुत कम होता है या दे आर लेस इन वेट लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो इस टाइप की कमोडिटीज को हम पोर्टेबल कमोडिटी की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ऐसी कमोडिटीज का जो मार्केट होता है वो भी बहुत वाइड होता है। नेक्स्ट वन इज द सुटेबल सैम्पलिंग एंड ग्रेडिंग। जिन पर्टिकुलर कमोडिटीज के रेफरेंस में सुटेबल वे में सैम्पलिंग को और ग्रेडिंग को फॉलो किया जा सकता है, प्रॉपर ग्रेडिंग दी जा सकती है, उनको प्रॉपर सैम्पलिंग के बेसिस पर उनको मार्केट में फॉलो किया जा सकता है, ऐसी कमोडिटीज का मार्केट भी वाइड होता है। दे आर हैविंग द एक्सटेंसिव मार्केट। क्लियर। Next one is the adequate supply. The commodities which are having the adequacy in their supply in the market. जिन कमोडिटीज को एडिकेट क्वांटिटी में मार्केट में सप्लाई किया जा सकता है, ऐसी कमोडिटीज का मार्केट भी कैसा होगा? एक्सटेंसिव होगा, क्योंकि इनकी जरूरत के अकॉर्डिंग आप कमोडिटीज की जो सप्लाई है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, क्योंकि एडिकेट क्वांटिटी में इनकी सप्लाई अवेलेबल है इसी वजह से। तो ऐसी कमोडिटीज के रेफरेंस में जो इनका मार्केट होगा वो भी वेल डेवलप्ड होगा, दैट विल बी वेल एक्सटेंसिव। ओके। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। द कमोडिटीज विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैव वाइडर एक्सटेंट ऑफ द मार्केट। जिन कमोडिटीज के सब्स्टिट्यूट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी कि एक तरीके से मान के चलिए कि उनकी मोनोपोली है, तो उनका मार्केट भी कैसा होगा? वाइडर होगा। मैं उन पर्टिकुलर कमोडिटी की बात कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए मार्केट वाइडर होगा जिसके कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर मार्केट में कमोडिटीज के सब्स्टिट्यूट्स ज़्यादा अवेलेबल हैं तो हर पर्टिकुलर कमोडिटी के रेफरेंस में मार्केट इतना वाइडर नहीं होगा जो उस पर्टिकुलर कमोडिटी के रेफरेंस में था जो क्लोज सब्स्टिट्यूट के साथ में अवेलेबल नहीं थी। दैट पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यानी कि अगर मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन के और कम्युनिकेशन के क्विक और चीपर मीन्स अवेलेबल हैं तो इसका मतलब यह है कि वो मार्केट वेल डेवलप्ड होगा, यानी कि वो मार्केट वाइडर होगा। तभी आप उसके रिगार्डिंग जो फैसिलिटीज़ चाहिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी चाहिए, वो चीपर और क्विक वे में अवेलेबल है। मीन्स द मार्केट विद the availability of cheaper and quick means of transport and communication
इज हैविंग इट्स वाइडर एक्सटेंट, दैट्स क्लियर। लेकिन जहां पर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है वहां एक प्रॉपर वे में मार्केट डेवलप नहीं हो पाता है। मोस्टली आपने देखा होगा कि वो प्लेसेस जहां ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल है वहां इंडस्ट्रीज वेल डेवलप्ड है, लेकिन जहां ये फैसिलिटीज नहीं है वहां डेवलपमेंट इतना ज़्यादा सक्सेसफुल वे में फॉलो नहीं किया जा सका है। तो इट मीन्स इट इज हैविंग अ वाइडर मार्केट। नेक्स्ट वन इज द एफिशिएंट बैंकिंग मनी एंड क्रेडिट फैसिलिटीज। जिन पर्टिकुलर मार्केट्स में प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटीज हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल है, मनी फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो मार्केट वेल डेवलप्ड है। और उसके साथ साथ उन पर्टिकुलर मार्केट की एक्सटेंट भी यानी कि जो वाइडनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है उनके डेवलपमेंट के बेसिस पर, क्योंकि किसी भी बिजनेस को ये फैसिलिटीज़ हाई लेवल पर रिक्वायर्ड होती हैं और अगर जिस प्लेस पर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है वहाँ मार्केट ऑटोमेटिकली डेवलप करता है और उसका जो वाइडनेस है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट वन इज द पीस एंड सिक्योरिटी इन कंट्री। सपोज अबाउट अ कंट्री वेयर there is a war situation always, okay, and a country where there is a peace and security, कहाँ जाना चाहेंगी कंपनीज? अगर ऑल ओवर वर्ल्ड से किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को सिलेक्ट करना चाहें तो वो उस कंट्री को सिलेक्ट करेंगी जहाँ पीस है, जहाँ सिक्योरिटी है, क्योंकि ऐसी कंट्री में उनके बिजनेस के डेवलप होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। जहाँ वॉर कंडीशंस है वहाँ उन्हें लगातार डिस्टर्बेंसेस होंगे और वो प्रॉपर वे में अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को रन नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ जिस कंट्री के अंदर पीस और सिक्योरिटी की गारंटी होती है उस कंट्री में बिजनेस के डेवलप होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं और उसका मार्केट उतना ही ज़्यादा एक्सपेंड करता चला जाता है, क्योंकि यहाँ जो गुड्स का एक्सचेंज होगा उसमें किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं होगा। फ्री बेसिस पर हर कोई वर्क कर रहा होगा जिसके बेसिस पर उस मार्केट के डेवलप होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द गवर्नमेंट पॉलिसीज। सबसे बड़ा रोल होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज का। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज मार्केट के फेवर में अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तरह से डेवलप करती हैं जिससे कि मार्केट का डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके, तो उस मार्केट की वाइडनेस भी लगातार इंक्रीज होती चली जाती है और मार्केट एक प्रॉपर वे में अपनी वर्किंग को फॉलो करने में कैपेबल हो पाता है। दैट्स क्लियर? तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हम किसी भी पर्टिकुलर मार्केट के साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज द मार्केट मैकेनिज्म। क्योंकि हम यहाँ मार्केट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो यहाँ ये डिस्कस करना जरूरी है मार्केट में जो कमोडिटीज अवेलेबल हैं उनके प्राइस को डिसाइड करने के लिए किस मैकेनिज्म को फोकस किया जाता है, बिकॉज देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। बायर्स क्या चाहेंगे? बायर्स गुड्स को कम से कम प्राइस पर परचेज करना चाहेंगे, ठीक है, लेकिन जो सेलर्स हैं मार्केट में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहेंगे। क्या होता है? इनके बीच में एक बार्गेनिंग होती है और इस बार्गेनिंग के बेसिस पर एक पर्टिकुलर प्राइस ऐसा डिसाइड होता है जिस पर बायर और सेलर दोनों एग्री होते हैं और उसी प्राइस को मार्केट में फॉलो किया जाता है और जितने भी बायर्स हैं, जितने भी सेलर्स हैं, वो उसी पर्टिकुलर प्राइस पर डीलिंग को फॉलो कर रहे होते हैं। इट मीन्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द मार्केट इज ऑब्टेन्ड बाय द सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। तो मार्केट में दो तरह के फोर्सेस वर्कआउट करते हैं। पहले फोर्स को हम बोलते हैं सप्लाई फोर्स, जो क्रिएट होता है कहां से? द सप्लाई इज फ्रॉम द सेलर्स साइड, फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स साइड, एंड द डिमांड इज फ्रॉम द बायर्स साइड और कंज्यूमर्स साइड। द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि बायर्स हमेशा कम से कम प्राइस पर परचेज करना चाहेंगे, यानी कि कम प्राइस होगा तो वो ज़्यादा क्वांटिटीज़ की डिमांड करेंगे, ज़्यादा प्राइस होगा तो वो कम क्वांटिटीज़ की डिमांड करेंगे। और अगर मैं सप्लाई की बात करूं तो जो सेलर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पर ज़्यादा सप्लाई करना चाहेंगे और कम प्राइस पर कम सप्लाई करना चाहेंगे। तो इन दोनों का अगर मैं बिहेवियर स्टडी करूं तो दोनों अपोजिट वे में बिहेव करते हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है और इस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से दोनों में क्या होता है? बार्गेनिंग होती है और बार्गेनिंग होने के बाद ये एक पर्टिकुलर डील तक पहुंचते हैं और उस डील के बेसिस पर ये प्राइस को डिसाइड करते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइसेस आर डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में इक्विलिब्रियम पॉइंट को उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिटरमाइन किया जाता है जहां मार्केट में डिमांड फोर्सेस और सप्लाई फोर्सेस
एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर दोनों की वैल्यूज इक्वल होती हैं और उसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट का नाम देते हैं और उसके बेसिस पर हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस को डिसाइड कर लेते हैं। मार्केट में जितने नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होंगे उतने ही प्राइजेस भी अवेलेबल होंगे, दैट इज वेरी श्योर, क्योंकि हर एक गुड के डिफरेंस में एक अलग प्राइस होगा। तो इस तरह से अगर मार्केट में डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है तो हर गुड्स एंड सर्विसेज के रेफरेंस में डिफरेंट प्राइजेस अवेलेबल होंगे। और अगर हम इन सारे प्राइजेस को एक साथ एक सेट बनाएं इनका, तो हम इस पर्टिकुलर सेट ऑफ प्राइजेस को प्राइस मैकेनिज्म या फिर मार्केट मैकेनिज्म का नाम देते हैं। अब ये बात आती है कि मार्केट मैकेनिज्म के बेसिस पर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। तो इसके लिए हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को स्टडी करेंगे, दैट इज गिवन हियर इन द ग्राफ। इन दिस ग्राफ मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों को इंक्लूड किया है और वाई एक्सिस पर मैंने प्राइस को इंक्लूड किया है। ओके, यहां आपको दो कर्व दिखाई दे रहे हैं। द फर्स्ट वन इज द डिमांड कर्व, जिसको मैंने डी से रिप्रेजेंट किया है। दिस इज द डिमांड कर्व जिसे मैंने डी से रिप्रेजेंट किया है। एंड दिस इज द सप्लाई कर्व जिसे मैंने एस से रिप्रेजेंट किया है। डिमांड कर्व, इसका स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि यहां प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन होता है। बायर्स क्या चाहेंगे? कम प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी परचेस करना चाहेंगे और ज्यादा प्राइस पर कम क्वांटिटी परचेस करना चाहेंगे। यह है सप्लाई कर्व। दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर्स, क्योंकि सेलर्स क्या चाहेंगे? ज्यादा प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहेंगे और कम प्राइस पर कम क्वांटिटी सेल करना चाहेंगे। इसी वजह से इसका कर्व कैसा होता है? अपवर्ड, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। किसमें? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाइड में। तो दिस इज द एसएस कर्व एंड दिस इज द डिमांड कर्व डीडी। दोनों कर्व एक दूसरे को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हैं, यानी जितनी क्वांटिटी डिमांडेड है उतनी ही क्वांटिटी सप्लाइड है। तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये आपको प्राइस दिखाई दे रहा है, दिस इज द प्राइस ओपी। इस प्राइस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस और इसके करेस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी हमने डिटरमाइन करी ओ क्यू, दिस इज नोन एज द क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सप्लाइड और डिमांडेड दोनों ही क्वांटिटी इक्वल होती हैं, इसी वजह से इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट का नाम देते हैं। अब एक केस लेके चलिए, जब प्राइस आपके OP1 है तो इस OP1 प्राइस पर क्या होगा? मार्केट में प्राइस ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा होगी और कंज्यूमर्स की तरफ से डिमांड क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ केस बनता है एक्सेस सप्लाई का, क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है तो एक प्रेशर पड़ता है। डिमांड है कम, सप्लाई है ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली एक प्रेशर होगा और उसकी वजह से क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करने के लिए प्राइजेस को कम करना पड़ेगा, यानी कि बार्गेनिंग होगी मार्केट के अंदर। और उस बार्गेन के बेसिस पर प्राइजेस लगातार कम होंगे और तब तक कम होते रहेंगे जब तक कि दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं हो जाती है। और इस ई पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होने के बाद इसी प्राइस को फोकस किया जाएगा। क्लियर? एक केस और लेके चलते हैं। जब प्राइस OP2 है, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस से कम प्राइस है, तो इस प्राइस में आप क्या देख रहे हैं? देयर इज अ केस ऑफ एक्सेस डिमांड, क्योंकि प्राइस कम है तो सप्लाई मार्केट में कम होगी और डिमांड क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो दिस इज द डिफरेंस जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ डिफरेंस, इसे हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। और इस एक्सेस डिमांड का इफेक्ट क्या होगा? इसकी वजह से प्राइजेस क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। और प्राइजेस इंक्रीज होंगे कहां तक पहुंचेंगे? जब तक दोनों वैल्यू इक्वल नहीं हो जाएंगी तब तक ये प्राइस लगातार इंक्रीज होते रहेंगे और ई पॉइंट पर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। और तब इसी प्राइस पर सेलर्स और बायर्स डील करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इस पॉइंट ई को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। इसका मतलब ई इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ओक्यू इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड ऑब्लिक सप्लाइड। So this is how we can decide the price in a market in reference of different commodities. Okay, thank you.